प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा 17 और 17A। धारा 17 कहती है पर्सन ऑथराइज्ड टू इन्वेस्टिगेट, मतलब क्या हुआ, अन्वेषण करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति। कौन प्राधिकृत है, कौन योग्य है, कौन सक्षम है उस इन्वेस्टिगेशन को करने के लिए, उस जांच को करने के लिए। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा 17 और 17A दोनों में ही स्पष्ट रूप से बताया गया है। आज हम वही आपको इस वीडियो में बताएंगे। जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आता है, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट भी करते जाएं। साथियों, जब भी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की कार्रवाई सीबीआई, ईडी, लोकायुक्त, एसीबी के द्वारा की जाती है, प्रारंभिक स्टेज में जांच होती है और एफआईआर के बाद भी इन्वेस्टिगेशन होता है। तो इन स्टेजों में उसके लिए प्राधिकृत कौन है, कौन ऑथराइज्ड है, इस धारा में हम आपको वही बताएंगे। साथियों, धारा क्या कहती है 17 और 17A, ये दोनों महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। धारा 17 में संशोधन के मद्देनजर, धारा 17 में संशोधन के मद्देनजर पीसी एक्ट की धारा 13 की उपधारा 1 के खंड बी द्वारा शासित अवैध रूप से खुद को समृद्ध करके लोक सेवक द्वारा आपराधिक कदाचार के अपराध की जांच पुलिस अधीक्षक के पद से नीचे के पुलिस अधिकारी के आदेश के बिना नहीं की जाएगी। मतलब यह हुआ कि जब भी किसी पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट कोई शिकायत प्राप्त होती है कि उसके द्वारा वैध जो उसकी आय है, वैध पारिश्रमिक से भिन्न आय अर्जित कर ली है या उसकी डिमांड कर रहा है, ऐसी स्थिति में उस लोक सेवक के खिलाफ एसपी स्तर के अधिकारी ही जांचकर्ता नियुक्त करेंगे। कौन करेगा? एसपी स्तर के अधिकारी ही जांचकर्ता नियुक्त करेंगे। यानी कि आदेश कौन देगा? एसपी ही देगा। जो उस संगठन का एसपी है वही आदेशित करेगा, आदेश देगा कि उस आवेदन की, उस शिकायत की जांच की जाए। बहुत से लोगों ने क्यूरी की, बहुत से लोगों के क्वेश्चन आए कि सर क्या डीएसपी स्तर के अधिकारी या क्या टीआई स्तर के अधिकारी आदेशित कर सकते हैं क्या? तो साथियों, धारा 17 में स्पष्ट रूप से कहा गया है। क्या कहा गया है? कि जब भी किसी लोक सेवक के अगेंस्ट आय से अधिक संपत्ति यानी अवैध रूप से खुद को उसने समृद्ध कर लिया है, इस प्रकार का कदाचार किया है, ऐसी शिकायत मिलने पर अपराध की जो जांच है, यानी उसकी शिकायत की जो जांच है, इन्वेस्टिगेशन है, वह पुलिस अधीक्षक के पद के नीचे के पुलिस अधिकारी के आदेश के बिना नहीं की जाएगी। यानी जो आदेश देने वाले अधिकारी वो कौन होंगे? पुलिस अधीक्षक होंगे। साथियों, अब ये जो जांच है ये किन किन स्टेज में होगी वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। पहला है एन इंक्वायरी एट प्री एफआईआर स्टेज, यानी कि एफआईआर के पहले की स्टेज जो होती है उस स्टेज में जांच होना, जो कि ऐसी जांच परमिशेबल एंड वांछनीय भी, यानी अनुमेय और वांछनीय है। कैसे है? माननीय सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि किसी लोक सेवक के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप से संबंधित शिकायत में आय के सोर्स से अधिक संपत्ति अर्जित करना, एफआईआर से पहले की अवस्था में जांच करना अन्वय और वांछनीय है। जब भी किसी लोक सेवक के खिलाफ इस प्रकार की शिकायत मिलती है कि उसके द्वारा संबंधित जो भी उसकी आय है, आय से अधिक संपत्ति अर्जित कर ली है, तो इस संबंध में उस चीज की जांच की जानी चाहिए। पहले क्या की जानी चाहिए? जांच की जानी चाहिए पहले। इस संबंध में निर्णय भी है
स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस CH भजनलाल 1992 और चरण सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2021। ये दो जजमेंट हैं। फिर से समझिए जजमेंट कौन कौन से हैं। नोट जिनको करना है नोट कर सकते हैं। पहला जजमेंट है स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस भजनलाल। पहला जजमेंट क्या है? स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस भजनलाल। दूसरा है चरण सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2021। ये दो जजमेंट हैं जो कि स्पष्ट रूप से कहते हैं कि जांच होनी चाहिए। ऐसी जांच कथित आरोपी के हित में होगी तथा उस व्यक्ति के हित में भी होगी जिसके विरुद्ध शिकायत की गई है। जो भी व्यक्ति है यानी पब्लिक सर्वेंट है जिसके खिलाफ इस प्रकार की शिकायत हुई है, उसके लिए भी जरूरी है कि जांच हो जाएगी तो उसके हित में भी होगी। क्या होगी? आरोपी के हित में भी होगी तथा उस व्यक्ति के हित में भी होगी जिसके विरुद्ध शिकायत की गई है। साथियों, ऐसी जांच केवल यह पता लगाने के लिए ही स्वीकार होगी कि संज्ञेय अपराध का खुलासा हुआ है या नहीं। ऐसी जांच जो जांच हो रही है एफआईआर के पहले, ऐसी जांच केवल यह पता लगाने के लिए है कि संज्ञेय अपराध का खुलासा हुआ है या नहीं, और उसके बाद ही एफआईआर दर्ज की जाएगी। प्रारंभिक जांच के पश्चात यदि ऐसी जांच के दौरान जो भी साक्ष्य एकत्रित किया जाता है, जो भी सामग्री एकत्रित की गई है, एकत्रित सामग्री के आधार पर यह पाया जाता है कि जो शिकायत है उसमें जो लगाए गए आरोप हैं वो सही नहीं पाए गए हैं, जो आरोप लगाए गए हैं वो आरोप सही नहीं पाए गए हैं, शिकायत में कोई तथ्य नहीं है, तो एफआईआर दर्ज नहीं की जाएगी। जांच के दौरान जो भी सामग्री एकत्रित की गई है, उस एकत्रित की गई सामग्री में अगर इस प्रकार के साक्ष्य मिलते हैं कि शिकायत में कोई तथ्य नहीं है या कोई आधार नहीं है शिकायत में, या जो शिकायत की गई थी वह शिकायत सही नहीं पाई गई है, तो ऐसी स्थिति में एफआईआर दर्ज नहीं की जाएगी। हालांकि यदि सामग्री से प्रथम दृष्टया कथित अपराध का खुलासा होता है, जो भी सामग्री इकट्ठी की गई है, जो भी डॉक्यूमेंट दस्तावेज एकत्रित किए गए हैं, अगर उस सामग्री से प्रथम दृष्टया कथित अपराध का खुलासा होता है तो एफआईआर दर्ज की जाएगी और आपराधिक कार्रवाई शुरू की जाएगी तथा दंड प्रक्रिया संहिता के अनुसार आगे की जांच की जाएगी, यानी इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। तो साथियों, ये हमने केवल अभी आपको एक पॉइंट बताया है, ऐसे बहुत सारे पॉइंट हैं, वो हम एक एक करके आपको बताएंगे। साथियों, पॉइंट नंबर 24 क्या कहता है? पॉइंट नंबर 24 कहता है कि नोट कैरिंग आउट इन्वेस्टिगेशन in terms of section 17 of the act and failure to produce written order of authorization to investigation result in prejudice to the accused। साथियों, पॉइंट नंबर 24 कह रहा है कि अधिनियम की धारा 17 के अनुसार जांच ना करना। किसके अनुसार जांच ना करना? अधिनियम की धारा 17 के अनुसार जांच ना करना। और जांच के लिए प्राधिकरण का लिखित आदेश, जांच के लिए प्राधिकरण का लिखित आदेश, जांच के लिए प्राधिकरण का लिखित आदेश प्रस्तुत ना करना अभियुक्त के प्रति पक्षपातपूर्ण होता है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत किए गए अपराधों के लिए अभियोजन में यह न्यायालय का कर्तव्य है कि वह इस बात पर विचार करे और देखे कि जांच अधिनियम की धारा 17 के अनुसार की गई है। साथियों, यह स्पष्ट कहा गया है कि जांच धारा 17 के अनुसार की गई है कि नहीं। जांच से संबंधित सभी
मुद्दों को अधिनियम की धारा 17 द्वारा अनिवार्य वैधानिक आवश्यकताओं के दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए। न्यायालय को उन कारकों पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है जो प्रासंगिक नहीं है। जहां जांच अधिनियम की शर्तों के अनुसार नहीं की गई है, साथियों स्पष्ट कहा गया है कि जहां जांच अधिनियम की शर्तों के अनुसार नहीं की गई है, तब क्या माना जाएगा कि धारा 17 का उल्लंघन माना जाएगा तथा यह जांच के लिए प्राधिकरण का लिखित आदेश प्रस्तुत करने में चूक होती है। जहां पर जांच के लिए लिखित आदेश प्रस्तुत करने में चूक होती है, तो ऐसी परिस्थितियों के परिणाम स्वरूप अभियुक्त के प्रति पूर्वाग्रह यानी पूर्वाग्रह उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? पूर्वाग्रह उत्पन्न होता है। यह हो गया पॉइंट नंबर 24, जिसमें स्पष्ट कहा गया है कि अगर धारा 17 की पालना नहीं की गई है और साथ ही लिखित आदेश प्रस्तुत नहीं किया गया है, तो यह माना जाएगा कि अभियुक्त के प्रति पूर्वाग्रह उत्पन्न होता है। इस संबंध में जजमेंट भी है, वो हम आपको लास्ट में बताएंगे। साथियों पॉइंट नंबर 25 कहता है कि मॉनेटरी कंट्रीब्यूशन इन एक्वायरिंग द एसेट्स मेड बाय फैमिली मेंबर्स ऑफ एक्यूज्ड मस्ट बी कंसीडर्ड। परिवार के सदस्यों द्वारा दिया गया योगदान एक सदस्य गवाही देने में विफल रहा, अन्य सदस्यों द्वारा दिए गए योगदान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। संपत्ति रखने के मामले में आय के ज्ञात स्रोत से अधिक संपत्ति यदि अभियुक्त का बचाव यह है कि अभियुक्त के परिवार के सदस्यों ने भी संपत्ति अर्जित करने में योगदान दिया है, तो ऐसे मामलों में किसी एक सदस्य द्वारा न्यायालय के समक्ष इस आशय का बयान देने में विफलता या चूक परिवार के अन्य सदस्यों के साक्ष्य की अनदेखी या अविश्वास का कारण नहीं बनेगी। न्यायालय को परिवार के अन्य सदस्यों के साक्ष्य पर विचार करना होगा और कानून के संदर्भ में उसके साक्ष्य मूल्य का आकलन करना होगा। जब भी किसी पब्लिक सर्वेंट पर आरोप लगता है आय से अधिक संपत्ति का और उस पब्लिक सर्वेंट के द्वारा अपने बचाव में बताया जाता है कि जो संपत्ति अर्जित की गई है उसके परिवार के और सदस्यों ने भी उसमें योगदान किया है, और जो फैमिली मेंबर के सभी के बयान होते हैं उनमें से अगर एक का बयान जो एक व्यक्ति है वो विफल रहता है या चूक करता है, तो इसका मतलब यह नहीं माना जाएगा कि अन्य जो व्यक्ति हैं, जो परिवार के अन्य व्यक्ति हैं, उनके साक्ष्यों पर विचार ना किया जाए और उनके साक्ष्यों का आकलन ना किया जाए। ऐसा नहीं होगा, यानी आकलन किया जाएगा। साथियों पॉइंट नंबर 27 कहता है कि मीन्स फॉर एक्वायरिंग एसेट 10% मार्जिन वुड बी ग्रांटेड। संपत्ति अर्जित करने के साधन 10% मार्जिन दिया जाएगा। कितने परसेंट मार्जिन दिया जाएगा? 10% मार्जिन दिया जाएगा। आपराधिक आचरण के लिए अभियोजन में आय के ज्ञात सोर्स से अधिक संपत्ति रखने के लिए साधन सोर्सों के बारे में निष्कर्ष पर पहुंचने पर 10% उचित मार्जिन दिया जाएगा। सूर संक्रम के मामले में आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय ने यह दृष्टिकोण अपनाया है। मतलब 10% तक का मार्जिन दिया जाएगा। अगर 10% देने के बाद भी एक्स्ट्रा बच रही तो फिर कार्रवाई होगी। अगर 10% मार्जिन में कवर होता है तो उस स्थिति में फिर मार्जिन दिया जाएगा। पॉइंट नंबर 28 कहता है कि प्राइवेट कंप्लेंट बिफोर द स्पेशल जज प्रोसीजर। विशेष न्यायाधीश के समक्ष निजी शिकायत प्रक्रिया। साथियों इसमें कहा गया है कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के तहत दंडनीय अपराधों के संबंध में एक निजी शिकायत बनाए रखने योग्य है। हालांकि जब भी ऐसी शिकायत की जाती है तो विशेष न्यायाधीश को सीआरपीसी की धारा 204 और 190 के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना होता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उस संबंध में तय किए गए कानून के अनुसार, जो कानून के अनुसार तय किए गए हैं, उन चीजों का ध्यान दिया जाता है, उनकी पालना की जाती है।
निजी शिकायत प्राप्त होने पर विशेष न्यायाधीश को शिकायत में लगाए गए आरोपों और शिकायत के संबंध में प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों पर अपने विवेक का प्रयोग करना होता है। यदि शिकायतकर्ता अधिकार क्षेत्र के बाहर दायर किया गया है यदि शिकायतकर्ता अधिकार क्षेत्र के बाहर दायर किया गया है तो अदालत को इसे उचित अदालत में प्रस्तुत करने के लिए वापस करना होगा। जैसे मान लीजिए ऐसी अदालत में पेश कर दिया गया जहां पर अधिकार नहीं है, तो न्यायालय उस चीज को वापस करते हुए संबंधित अदालत के पास भेजेंगे। अधिकार क्षेत्र और प्रथम दृष्टया मामले के अस्तित्व के बारे में संतुष्ट होने पर अदालत के पास शिकायत से निपटने के लिए अलग अलग विकल्प होते हैं। शिकायत को जांच के लिए सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत पुलिस को भेजने का विकल्प है, जो कि संज्ञान से पहले का चरण है। लेकिन फिर भी इस चरण में भी अदालत को प्रथम दृष्टया यह संतुष्ट करने के लिए अपने विवेक का प्रयोग करना होगा कि मामले में जांच की आवश्यकता है। जांच के लिए निर्देश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 17 के अनुसार अधिकारियों द्वारा जांच करने का होना चाहिए। साथियों, स्पष्ट रूप से कहा है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कि जब भी शिकायत सीधे अदालत में आती है 156(3) के तहत, न्यायालय फिर उसको पुलिस के पास जांच के लिए भेज सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि न्यायालय जांच नहीं करेगी। न्यायालय भी अपने विवेक का प्रयोग करेगी। जहां न्यायालय मामले को जांच के लिए पुलिस को भेजने के लिए इच्छुक नहीं है, वहां न्यायालय को शिकायतकर्ता और उसके गवाहों, यदि कोई हो, से शपथ पर जांच करनी होगी और उनके बयान दर्ज करने होंगे। न्यायालय पुलिस के पास न भेज करके खुद भी जांच कर सकती हैं। बयान दर्ज करने के बाद यदि विशेष न्यायाधीश आरोपी के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामले के अस्तित्व के बारे में संतुष्ट हैं, तो वह अपराध का संज्ञान ले सकते हैं और आरोपी को प्रक्रिया जारी कर सकते हैं। लेकिन यदि विशेष न्यायाधीश आरोपी को प्रक्रिया जारी करने के लिए प्रथम दृष्टया मामले के बारे में संतुष्ट नहीं है, तो वह प्रक्रिया जारी करने को स्थगित कर सकते हैं और या तो खुद मामले की जांच कर सकते हैं या किसी पुलिस अधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा जांच करने का निर्देश दे सकते हैं, जिसे वह भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 17 के अनुसार उचित समझे, ताकि यह तय किया जा सके कि कार्रवाई के लिए पर्याप्त आधार है या नहीं। हालांकि शिकायतकर्ता और गवाहों के बयान यदि कोई हो और धारा 202 सीआरपीसी के अनुसार जांच या अन्वेषण के परिणाम पर विचार करने के बाद भी यदि विशेष न्यायाधीश की राय है कि आगे बढ़ने के लिए कोई पर्याप्त आधार नहीं है, तो वह धारा 203 सीआरपीसी के अनुसार शिकायत को खारिज कर सकते हैं। लेकिन यदि विशेष न्यायाधीश संतुष्ट हैं कि आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त आधार है, तो वह आरोपी के रूप में नामित व्यक्ति के खिलाफ प्रक्रिया जारी कर सकते हैं। ये स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जब निजी तौर पर शिकायत सीधे न्यायालय में पहुंचती है, उस स्थिति में विशेष न्यायाधीश को अधिकार है, शक्ति है कि वह चाहे तो जांच के लिए पुलिस के पास भेज सकते हैं, चाहे तो खुद कर सकते हैं। अगर जांच सही पाई जाती तो प्रक्रिया जारी कर सकते हैं और जांच सही नहीं पाई जा सकती तो उसके लिए फिर उचित प्रक्रिया करेंगे, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है सही पाए जाने पर प्रक्रिया करेंगे, अगर सही नहीं पाई जाती है तो उस हिसाब से फिर उस जांच को क्या किया जाएगा, सीधी सी बात है, वो समाप्त हो जाएगी। कोई पर्याप्त आधार नहीं है तो खारिज कर दी जाएगी 203 के अनुसार। तो साथियों, ये था क्या पॉइंट नंबर 28। अब हम आपको बताएंगे पॉइंट नंबर 29। साथियों, अब पढ़ेंगे 29 पॉइंट। हेयरिंग बाय अननोन और प्रोस्पेक्टिव एक्यूज्ड नॉट परमिटेड एट द स्टेज ऑफ रजिस्टरिंग एफआईआर। एफआईआर दर्ज करने के चरण में अज्ञात या संभावित अभियुक्तों की सुनवाई की अनुमति नहीं। जहां भ्रष्ट आचरण के आपराधिक कदाचार में लिप्त कर्मचारियों का अभी तक पता नहीं है, ऐसे मामलों में अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर जारी की जाएगी। ऐसे मामलों में ऑडी अल्ट्रम पार्टम प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का सिद्धांत लागू नहीं होता है और ऐसे व्यक्ति किसी भी सुनवाई के हकदार नहीं है। ये पॉइंट नंबर 29 कहा गया, जहां पर अज्ञात या संभावित नाम है अभियुक्तों के, उस स्थिति में सुनवाई के लिए कहा गया है कि हकदार नहीं है। पॉइंट नंबर 30 क्या कहता है? अभियुक्त की सहमति से पॉलीग्राफ परीक्षण की अनुमति है। पॉलीग्राफ टेस्ट विद
कंसेंट ऑफ अक्यूज्ड परमिटेड। साथियों पॉइंट नंबर 30 में बताया गया है कि अभियुक्त की सहमति से पॉलीग्राफ परीक्षण की अनुमति है। रिश्वतखोरी के मामलों में अभियुक्त की सहमति से पॉलीग्राफ परीक्षण की अनुमति है। साथियों पॉइंट नंबर 31 हम बताने जा रहे हैं, जिसमें हम बताएंगे प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा 17। किसी लोक सेवक द्वारा लिए गए निर्णय या की गई सिफारिश, जांच या अन्वेषण, डिसीजन टेकन और रिकमेंडेशन मेड बाय अ पब्लिक सर्वेंट, इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन इनटू। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 को संशोधित किया गया और कब किया गया? 2018 में। संशोधित करने के बाद कुछ प्रावधान हैं जो धारा 17A में हैं। कौन से हम बताएंगे। इस धारा का जो उद्देश्य है वो भी हम आपको बताएंगे। इस धारा का उद्देश्य है कि उन अधिकारियों, लोक सेवकों को सुरक्षा प्रदान करना है जो अपने आधिकारिक कार्यों और कर्तव्यों का निर्वहन पूरी लगन, निष्पक्षता, निष्पक्ष तरीके से और अपनी क्षमता और विवेक के अनुसार करते हैं। हालांकि यह किसी ऐसे व्यक्ति को बचाने की कोशिश नहीं करता है जो भ्रष्ट तरीके से धन इकट्ठा करने में शामिल है। इस संदर्भ में यह और भी प्रासंगिक है कि गबन या गमन के माध्यम से धन इकट्ठा करना कभी भी आधिकारिक कर्तव्य कार्य नहीं हो सकता है। क्या नहीं हो सकता? आधिकारिक कार्य नहीं हो सकता है। साथियों इस संबंध में स्पष्ट किया गया है कि इस धारा के प्रावधान वहां लागू नहीं होंगे, यानी कि उन स्थितियों में आवश्यक नहीं होंगे। किन स्थितियों में? जिनमें किसी व्यक्ति को स्वयं के लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई अनुचित लाभ स्वीकार करने या स्वीकार करने का प्रयास करने के आरोप में मौके पर गिरफ्तार किया गया हो। आगे यह भी प्रावधान है कि संबंधित प्राधिकारी इस धारा के अधीन अपना निर्णय 3 महीने की अवधि के भीतर सूचित करेंगे, जिसे ऐसे प्राधिकारी द्वारा लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से 1 महीने की अतिरिक्त अवधि के लिए बढ़ाया जा सकेगा। उक्त प्रावधान के अवलोकन से यह स्पष्ट है, जो प्रावधान है उसके अवलोकन से यह स्पष्ट हो रहा है। क्या स्पष्ट हो रहा है? कि यह तभी लागू होगा जब अधिनियम के तहत कथित अपराध किसी लोक सेवक द्वारा अपने आधिकारिक कार्यों या कर्तव्यों के निर्वहन में की गई किसी सिफारिश या लिए गए निर्णय से संबंधित पाया जाता है। जब किसी पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ जो अपराध है वो कैसा पाया जाता है? कि अपने आधिकारिक कार्यों या कर्तव्यों के निर्वहन में या की गई सिफारिश या निर्णय से संबंधित पाया जाता है। इसमें यह अनिवार्य किया गया है कि इस तरह के अपराध के संबंध में कोई भी जांच इसमें निर्धारित प्राधिकरण की पूर्व स्वीकृति के बिना नहीं की जाएगी। हालांकि संबंधित प्राधिकरण को अपना निर्णय 3 महीने की अवधि के भीतर बताना होगा, जिसे 1 महीने की अवधि के लिए और बढ़ाया जा सकता है। हालांकि धारा में यह स्पष्ट किया गया है। क्या स्पष्ट किया गया है? कि स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई अनुचित लाभ स्वीकार करने या स्वीकार करने का प्रयास करने के आरोप में किसी व्यक्ति की मौके पर गिरफ्तारी से संबंधित मामलों में ऐसे किसी पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है। साथियों ये पॉइंट नंबर 31 था, जिसमें कि धारा 17A को बताया गया था। अब हम पॉइंट नंबर 32 पढ़ेंगे। सीजर एंड प्रोविजन ऑफ ऑपरेशन ऑफ बैंक अकाउंट, बैंक खाते की जब्ती और उसके संचालन पर प्रतिबंध। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा 22 के साथ धारा 18 और सीआरपीसी की धारा 102 के अनुसार जांच अधिकारी को किसी भी बैंकर की पुस्तक का निरीक्षण करने और संबंधित प्रविष्टियों की प्रमाणित प्रतियां लेने की शक्ति है। साथियों इसमें स्पष्ट किया गया है कि क्या कर सकते हैं पुलिस अधिकारी 102 सीआरपीसी के अनुसार जो भी जांच अधिकारी हैं, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा 22 के साथ धारा 18 और सीआरपीसी धारा 102 के अनुसार बैंकर की पुस्तक का निरीक्षण करने और संबंधित प्रविष्टियों की प्रमाणित प्रतियां लेने की शक्ति है। क्या है? प्रमाणित प्रतियां लेने की उनकी शक्ति है। संबंधित बैंक अधिकारी पुलिस अधिकारी की सहायता करने के लिए बाध्य होंगे। जो भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उसकी सहायता करने के लिए बैंक अधिकारी बाध्य होंगे।
इसके अलावा जांच अधिकारी बैंक खाते को जब्त करने का आदेश पारित कर सकते हैं या बैंकों को प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर सकते हैं कि वे खाता धारक को खाता संचालित करने की अनुमति ना दें। ये पुलिस अधिकारी भी कर सकते हैं। ये स्पष्ट किया गया है साथियों पॉइंट नंबर 32 में। अब हम पढ़ेंगे पॉइंट नंबर 33 क्या कहता है। अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन, जांच के दौरान संपत्तियों की कुर्की। अधिनियम के तहत किए गए अपराधों के मामलों में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत अभियुक्त और उसके रिश्तेदारों की गलत तरीके से अर्जित संपत्तियों को कुर्क करने और उन संपत्तियों का प्रशासन करने के लिए कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं था। हालांकि अदालतों ने माना कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत गठित विशेष न्यायाधीश को आपराधिक कानून संशोधन अध्यादेश 1944 के तहत शक्तियों का सहारा लेकर जांच के चरण में अभियुक्त और उसके रिश्तेदार की संपत्ति कुर्क करने का आदेश देने का अधिकार है। यानी न्यायाधीश को अधिकार है अभियुक्त और उसके परिवार के सदस्य उनकी संपत्ति कुर्क करने का आदेश देने का अधिकार है। हालांकि इस संबंध में एक विवाद था, क्योंकि आपराधिक कानून संशोधन अध्यादेश 1944 के तहत संपत्तियों की कुर्की की शक्तियां जिला न्यायाधीश को प्रदान की जाती हैं। क्या ऐसी शक्तियों का प्रयोग भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत गठित विशेष न्यायाधीश द्वारा किया जा सकता है? इस मुद्दे को भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम 2018 द्वारा हल किया गया था। संशोधित अधिनियम में धारा 18A के नए प्रावधानों को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 में शामिल किया गया, जिसमें विशेष रूप से यह प्रावधान किया गया कि धारा 1944 के उपधारा 2 के अध्यादेश 1944 के उपधारा 2, जो उपधारा 2 है 2 के भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 18A जैसा कि पीसी अधिनियम संशोधन द्वारा संशोधित किया गया है, उसमें स्पष्ट किया गया है। क्या किया गया है? स्पष्ट किया गया है। साथियों 18A दंड विधि संशोधन अध्यादेश 1944 के प्रावधान इस अधिनियम के अंतर्गत कुर्की पर लागू होंगे, स्पष्ट कर दिया गया है। पहले कोई ऐसा नहीं था, लेकिन अब कर दिया गया है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि आदेश दे सकते हैं विशेष न्यायाधीश। पॉइंट नंबर 34 क्या कहता है? धारा 197 सीआरपीसी के तहत अभियोजन के लिए मंजूरी कब आवश्यक है? पॉइंट नंबर 34 कहता है कि 197 सीआरपीसी के तहत अभियोजन के लिए मंजूरी कब आवश्यक है? धारा 197 सीआरपीसी के तहत अभियोजन के लिए मंजूरी केवल तभी आवश्यक है जब किसी लोक सेवक द्वारा किया गया कथित कार्य सीधे आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन से जुड़ा हो और अपराध में लिप्त होने का बहाना न हो। इसलिए जहां लोक सेवक पर उन कार्यों के लिए मुकदमा चलाने की मांग की जाती है जो आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन से जुड़े नहीं है, या जहां लोक सेवक पर साजिशकर्ता के रूप में मुकदमा चलाने की मांग की जाती है, धारा 120B आईपीसी के अनुसार अभियोजन के लिए पूर्व मंजूरी की आवश्यकता नहीं है। ये स्पष्ट कर दिया गया है। इस संबंध में बहुत से जजमेंट हैं। जजमेंट हम आपको नोट करा रहे हैं। जिन साथियों ने अभी तक जजमेंट नोट नहीं किए हैं, नोट कर लें। इस 197 सीआरपीसी से संबंधित जजमेंट है रंगलला मोहन राव वर्सेस स्टेट ऑफ एपी 2000 सब क्लॉज 1 ALT CRL 447 AP। दूसरा जजमेंट है स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस MP गुप्ता 2004। साथ ही साथ प्रॉपर्टी अटैचमेंट से संबंधित जजमेंट है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस तपस डी न्यूजी 1999 सब क्लॉज 7 SSC 685। बैंक अकाउंट प्रॉपर्टी से संबंधित सीजर से संबंधित जो जजमेंट है महेंद्र कुमार वर्सेस इकोनॉमिक ऑफेंस 2022 है। उसके बाद हम आते हैं धारा 17 से संबंधित 17A से संबंधित। तो इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है विनोद मित्तल वर्सेस स्टेट ऑफ HP 2001। उसके बाद और भी जजमेंट है स्टेट ऑफ इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस वर्सेस सूर्या संक्रम, जो कि बहुत महत्वपूर्ण जजमेंट है। HN जिसबुद्ध वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली, प्रभु वर्सेस इंपीरियर AIR
44 MC गुप्ता वर्सेस सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन 2012। ये कुछ महत्वपूर्ण जजमेंट हैं। तो साथियों ऐसे ही हम आपको जानकारी देते रहेंगे। तो जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगले वीडियो में हम आपको क्वेश्चन ऑफ FIR एंड चार्जशीट के बारे में बताएंगे, कब हो सकती, कब नहीं हो सकती, क्या क्या कंटेंट होंगे, ये हम आपको पूरा बताएंगे। अब बात आती है साथियों प्री FIR स्टेट इंक्वायरी स्कोप एंड एम्बिट ऑफ। FIR से पहले स्टेट का जांच का दायरा। साथियों इस कानून में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि FIR दर्ज करने के चरण में पुलिस अधिकारी को यह संतुष्ट या आश्वस्त होने की आवश्यकता नहीं है कि कोई संज्ञेय अपराध किया गया है। इसलिए जांच केवल यह पता लगाने तक सीमित होनी चाहिए कि कोई संज्ञेय अपराध हुआ है या नहीं। साथियों जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है, इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कोई भी पुलिस अधिकारी FIR दर्ज करने के चरण में पुलिस अधिकारी को यह संतुष्ट या आश्वस्त होने की आवश्यकता नहीं है कि कोई संज्ञेय अपराध किया गया है। इसलिए जांच केवल यह पता लगाने तक सीमित होनी चाहिए कि कोई संज्ञेय अपराध हुआ है या नहीं। इसका मतलब है जांच केवल संपत्ति और आय के ज्ञात सोर्स को स्पष्ट करने तक ही सीमित होगी। यदि प्रारंभिक जांच के दौरान कथित आरोपी अपनी आय के ज्ञात स्रोतों और संपत्तियों से संबंधित प्रस्तुति सामग्री के उत्पादन पर संतुष्ट हो जाता है तो कोई FIR दर्ज नहीं की जाएगी। लेकिन वह अपनी आय के ज्ञात सोर्सों के मुकाबले अपनी संपत्ति को स्पष्ट करने में सक्षम नहीं है तो FIR दर्ज की जाएगी और उस पर मुकदमा चलाया जाएगा। साथियों फिर से समझिए, ये जो जांच है, जांच केवल जो जांच है इसमें यह पता करना है कि संज्ञेय अपराध हुआ है या नहीं। दूसरी स्थिति जब ये आरोप लगाया है, शिकायत में जो आरोप लगा है कि सामने वाले पब्लिक सर्वेंट ने आय से अधिक संपत्ति अर्जित कर ली है, तो उस पब्लिक सर्वेंट को ये सारी चीजें जांच में स्पष्ट करनी होगी कि उसके द्वारा आय से अधिक संपत्ति अर्जित नहीं की गई है। और अगर वह यह सब बताने में सक्षम नहीं हुआ और वह यह सब बता नहीं पाया तो FIR दर्ज की जाएगी और मुकदमा चलाया जाएगा। तो साथियों ये क्या हो गई, प्री FIR स्टेट इंक्वायरी। अब हम बात कर लेते हैं तीसरे पॉइंट में अपने इन्वेस्टिगेशन मीनिंग एंड स्कोप ऑफ। अन्वेषण, इन्वेस्टिगेशन मतलब अनुसंधान, अन्वेषण, इसका अर्थ और दायरा। यह सर्वविदित है कि न्याय का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत नागरिक को दिए गए मौलिक अधिकार का एक हिस्सा है। साथियों ये सभी जानते हैं कि आर्टिकल 21 क्या है। आर्टिकल 21 के तहत नागरिक को दिए गए मौलिक अधिकार का जो एक हिस्सा है वो क्या है, न्याय का एक अधिकार। यानी न्याय का जो अधिकार है वह आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता है। किसी अपराध की जांच न्याय का एक अभिन्न अंग है। इसलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि अपराध की उचित जांच आपराधिक न्याय प्रणाली के आवश्यक तत्वों में से एक है और कानून के शासन का एक अभिन्न पहलू है। इसलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि जो प्रारंभिक जांच है, जो प्रारंभिक जांच है कैसी होनी चाहिए, सही तरीके से होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 21 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि न्याय का जो अधिकार है, आर्टिकल 21 में जो 21 आर्टिकल कहता है। साथियों तीसरा पॉइंट है इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है अनुसंधान, अन्वेषण। इन्वेस्टिगेशन का मीनिंग इन स्कोप ऑफ,
यानी इन्वेस्टिगेशन का अर्थ और दायरा। साथियों, यह सर्वविदित है कि न्याय का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत नागरिक को दिए गए हैं, जो कि मौलिक अधिकार का एक हिस्सा है। अब थोड़ा हम नजर डाल लेते हैं आर्टिकल 21 के ऊपर कि 21 क्या कहता है। आर्टिकल 21 कहता है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 21 विधायिका तथा कार्यपालिका दोनों के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है। एके गोपालन बनाम मद्रास राज्य के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया था। क्या मत व्यक्त किया था? कि अनुच्छेद 21 केवल कार्यपालिका के कृत्यों के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है, विधानमंडल के विरुद्ध नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि विधानमंडल कोई विधि पारित करके, कोई विधि बना के किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से वंचित कर सकती है। परंतु मेनका गांधी बनाम भारत संघ के मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय उच्चतम न्यायालय ने गोपालन के मामले में दिए अपने निर्णय को उलट दिया और यह निर्णय दिया कि अनुच्छेद 21 केवल कार्यपालिका के कृत्यों के विरुद्ध ही नहीं बल्कि विधायिका के विरुद्ध भी संरक्षण प्रदान करता है। क्या करता है? कार्यपालिका और विधायिका दोनों के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है। विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधि के अधीन विहित प्रक्रिया जो किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वाधीनता से वंचित करता है, उचित और युक्तियुक्त अर्थात नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप होनी चाहिए। तो साथियों, ये हमने आपको शॉर्ट में आर्टिकल 21 बता दिया, जो कि आर्टिकल 21 की बात इस इन्वेस्टिगेशन में कही गई है। फिर से हम पढ़ते हैं कि सभी जानते हैं कि न्याय का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत नागरिक को दिए गए हैं, जो कि मौलिक अधिकार का एक हिस्सा है। किसी अपराध की जांच न्याय का एक अभिन्न अंग है। किसी भी अपराध की जांच करना एक हिसाब से न्याय का एक अभिन्न अंग माना गया है। क्या माना गया है? जो इन्वेस्टिगेशन होता है उसको भी यह माना गया है कि एक न्याय का अभिन्न अंग है, इसमें इसलिए फेयर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि अपराध की उचित जांच आपराधिक न्याय प्रणाली के लिए आवश्यक तत्वों में से एक है और कानून के शासन का एक अभिन्न पहलू है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अपराध की उचित जांच, जो अपराध की उचित जांच है वह आपराधिक न्याय प्रणाली है, जो आर्टिकल 21 कहता है उसके आवश्यक तत्वों में से एक है और कानून के शासन का एक अभिन्न पहलू भी है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि संहिता के तहत पुलिस द्वारा की जाने वाली जांच निष्पक्ष और बाहरी प्रभावों से अप्रभावित होनी चाहिए। यानी जो इन्वेस्टिगेशन है वो कैसा होना चाहिए? बाहरी तत्वों से प्रभावित ना हो, निष्पक्ष हो। तथा जांच एजेंसी, जो जांच एजेंसी हैं, जांच एजेंसियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपनी जिम्मेदारी को सक्षमता, तत्परता, निष्पक्षता और बाहरी प्रभावों से अप्रभावित होकर पूरा करे तथा जांच को शीघ्रता से कंप्लीट करे। साथियों, स्पष्ट कर दिया है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कि जो इन्वेस्टिगेशन होगा वो बिना किसी दबाव के, बिना किसी दूसरे के हस्तक्षेप के फेयर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन के लिए यह वैज्ञानिक दृष्टिकोण आरोपी, जांचकर्ता और समाज के दृष्टिकोण से भी फायदेमंद है। जो इन्वेस्टिगेशन का दृष्टिकोण है निष्पक्षता, बिना किसी प्रभाव के इन्वेस्टिगेशन की जांच करना, यह आरोपी, जांचकर्ता और समाज के दृष्टिकोण से भी फायदेमंद है। जैसे अगर वह निर्दोष है तो जांच का जल्द निष्कर्ष समाज में उसका नाम और छवि साफ कर देगा। अगर कोई व्यक्ति निर्दोष है, उसके खिलाफ गलत शिकायत दर्ज की गई है, तो उस स्थिति में जांच का
जल्द निष्कर्ष समाज में उसका नाम और छवि साफ कर देगा, और समाज में उसका जो नाम और छवि जो शिकायत करने से खराब हुआ है वह सही हो जाएगा, साफ कर देगा कि उसके द्वारा इस प्रकार का कृत्य नहीं किया गया, जांच में क्लीन चिट मिली है। यह निश्चित रूप से उस व्यक्ति के लिए काफी महत्वपूर्ण है जिस पर गलत आरोप लगाया गया है या किसी अपराध के लिए उसे फंसाया गया है। इसी तरह समाज के दृष्टिकोण से जांच का जल्द समापन आवश्यक है ताकि जिन लोगों के खिलाफ आरोप है उन्हें न्याय मिल सके। साथियों, जिन लोगों के खिलाफ आरोप है उनको क्या हो सके, उनको न्याय मिल सके। अपराध के होने का सबूत होने पर जल्द से जल्द मुकदमा चलाया जाना चाहिए। अगर अपराध होने का सही सबूत पाया गया है, पर्याप्त सबूत है, तो जल्द से जल्द मुकदमा चलाया जाना चाहिए, और अगर वे दोषी हैं तो उन्हें दंडित किया जाना चाहिए। अगर दोषी पाए जाते हैं तो उनको क्या किया जाना चाहिए, दंडित किया जाना चाहिए। इसके अलावा जहां तक समाज का सवाल है, समाज का सवाल है, कानून के शासन को बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है और जांचकर्ता के दृष्टिकोण से जांच के शीघ्र निष्कर्ष की आवश्यकता है, क्योंकि जितनी देरी होगी सबूत नष्ट होंगे। जितनी देरी होगी सबूत क्या होंगे, जो एविडेंस है वो नष्ट होंगे। गवाहों के साथ समझौता करने या आरोपी द्वारा अपने फायदे के लिए परिस्थितियों में हेरफेर करने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। इसलिए सभी चिंताओं के दृष्टिकोण से जांच को शीघ्रता से शीघ्र समाप्त किया जाना चाहिए। जो भी जांच चल रही है उसको शीघ्रता से शीघ्र समाप्त किया जाना चाहिए। हालांकि दिल्ली विशेष पुलिस अधिनियम के तहत सीबीआई द्वारा किए जा रहे अपराध की जांच के मामले में वही सिद्धांत लागू होंगे। जो सिद्धांत लागू, कौन से सिद्धांत लागू होंगे, जो सिद्धांत हैं। इस संबंध में खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का एक मामला है जिसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है। साथियों, यह तीसरा पॉइंट कंप्लीट हुआ कि इन्वेस्टिगेशन जो है उसका स्कोप और मीनिंग हमने आपको बता दिया। अब हम आपको बताएंगे इन्वेस्टिगेशन में ही इंटरफेरेंस बाय द कोर्ट, स्कोप ऑफ जांच, इन्वेस्टिगेशन, अन्वेषण, न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप, इसका दायरा। साथियों, बहुत महत्वपूर्ण पैराग्राफ होने वाला है ये वाला। जब शक्ति और अधिकार के मुद्दे की बात आती है, जब शक्ति और अधिकार के मुद्दे की बात आती है तो संवैधानिक न्यायालयों के पास जांच में हस्तक्षेप करने और उचित निर्देश देने की पर्याप्त शक्ति होती है। साथियों, न्यायालय के पास उचित अधिकार है और शक्ति भी है कि वह जांच में हस्तक्षेप करके उचित निर्देश दे सकते हैं। क्या कर सकते हैं? जांच में हस्तक्षेप करके उचित निर्देश दे सकते हैं। उचित निर्देश देने की पर्याप्त शक्ति न्यायालय के पास है। हालांकि आमतौर पर न्यायालय जांच के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करते हैं, खासकर तब जब जांच चल रही हो। लेकिन जहां जांच की प्रक्रिया ही स्वाभाविक रूप से अवैध है या जहां जांच में असामान्य देरी हो, जहां जांच में असामान्य देरी हो, उस स्थिति में हस्तक्षेप न्यायालय करती है, क्योंकि दोनों मामलों में अनुच्छेद 21 के तहत अभियुक्त के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है। वहां न्यायालय जांच में हस्तक्षेप करेंगे और उचित निर्देश देंगे। साथियों, हुसैनरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, AIR 1979 SC 1369 1980 का जजमेंट है, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है। तो साथियों, ये पॉइंट 2 थे इन्वेस्टिगेशन से संबंधित, हमने आपको स्पष्ट कर दिए हैं। साथियों, 5वां पॉइंट है सैंक्शन पर आ जाएंगे, अभियोजन स्वीकृति पर आ जाएंगे। सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन डिफेक्ट और इरेगुलरिटी इन मस्ट रिजल्ट इन फेल्यूर ऑफ जस्टिस। मतलब क्या हुआ? अभियोजन की मंजूरी दोष या अनियमितता के परिणाम स्वरूप
न्याय की विफलता होनी चाहिए। अभियोजन की मंजूरी में अगर दोष है, अनियमितता है, तो उसके परिणाम स्वरूप न्याय की विफलता होनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि प्रत्येक दोष या अनियमितता मंजूरी देने में कोई भी कमी कानून की दृष्टि से मंजूरी को गलत नहीं बनाती है। प्रत्येक दोष या अनियमितता मंजूरी देने में कोई भी कमी कानून की दृष्टि से मंजूरी को गलत नहीं बनाती है। इस तरह की कमी या अनियमितता को अधिकार क्षेत्र की जड़ तक जाना चाहिए। यह तभी जड़ तक जाती है जब इस तरह की कमी या अनियमितता के कारण न्याय में विफलता होती है। न्याय का पतन मंजूरी देने में त्रुटि, चूक या अनियमितता से संबंधित होगा। हालांकि मंजूरी देने में केवल त्रुटि, चूक या अनियमितता को तब तक घातक नहीं माना जाता है जब तक कि इसके परिणाम स्वरूप न्याय की विफलता ना हो या न्याय की विफलता ना हुई हो। साथियों, इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कब तक घातक नहीं माना गया है? जब तक कि न्याय की विफलता ना हुई हो। इसमें स्पष्ट रूप से बता दिया गया है। अब साथियों, पॉइंट नंबर 6 क्या कहता है? पॉइंट नंबर 6 कहता है कि स्टेटमेंट ऑफ alleged accused in pre-FIR stage evidentiary value of, प्राथमिकी दर्ज होने से पहले के चरण में कथित आरोपी का बयान, साक्ष्य मूल, ये हम आपको इस पॉइंट में बताएंगे। साथियों, प्रारंभिक जांच का उद्देश्य दो गुना है। प्राथमिक जांच का जो उद्देश्य है वो दो गुना है। कैसे दो गुना? पहला, कथित आरोपी को आय से अधिक संपत्ति के संबंध में उसके खिलाफ आरोपों को स्पष्ट करने में मदद करना। साथियों, दो गुना है। पहला, इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि प्रारंभिक जांच का जो उद्देश्य है वो दो गुना है। कैसे दो गुना है? पहला, कथित आरोपी, जो आरोपी है जिसके खिलाफ शिकायत प्राप्त हुई है आय से अधिक संपत्ति की, उस आरोपी को आय से अधिक संपत्ति के संबंध में उसके खिलाफ आरोपों को स्पष्ट करने में मदद करना। दूसरा, जांच अधिकारी को संतुष्ट करने और यह पता लगाने में मदद करना कि क्या यह भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(1)(e) के तहत कदाचार के अपराध का खुलासा करता है। जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उसके लिए भी यह बहुत महत्वपूर्ण है और उससे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर यह पता लगा सकता है कि क्या यह भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(1)(e) के तहत कदाचार के अपराध का खुलासा करता है, यानी कि आय से अधिक संपत्ति के का खुलासा करता है। इसलिए प्रारंभिक जांच के दौरान कथित आरोपी से प्राप्त जानकारी और उससे दर्ज किया गया बयान धारा 160 सीआरपीसी के तहत बयान नहीं है और न ही यह आपराधिक प्रक्रिया संहिता के अनुसार जांच के दौरान दर्ज किया गया बयान है। साथियों, जब भी जांच चलती है, जांच के दौरान आवेदक अनावेदक दोनों पक्षों के बयान लिए जाते हैं। इसमें जब भी जांच चल रही होती है, जिसके खिलाफ शिकायत की गई है, जिस पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ आरोप लगा आय से अधिक का, उससे पूछताछ कर बयान लेखबद्ध किए जाते हैं। उससे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को फायदा मिलता है कि आय से अधिक संपत्ति के संबंध में खुलासा हो सकता है, खुलासा होता है। और जो महत्वपूर्ण है चीज वो ये है कि जो आरोपी है, आरोपी को आय से अधिक संपत्ति के संबंध में उसके खिलाफ आरोपों को स्पष्ट करने में भी मदद मिलती है। तो साथियों, प्रारंभिक जांच के दौरान कथित आरोपी से प्राप्त जानकारी और उससे दर्ज किया गया बयान धारा 160 सीआरपीसी के तहत बयान नहीं है और न ही यह आपराधिक प्रक्रिया संहिता के अनुसार जांच के दौरान दर्ज किया गया बयान है। इसलिए इस तरह के बयान और प्रारंभिक जांच के दौरान प्राप्त जानकारी का इस्तेमाल आरोपी के खिलाफ इकबालिया बयान के तौर पर नहीं किया जा सकता है। इसलिए इस प्रकार के जो बयान लिए गए हैं और उससे जो जानकारी प्राप्त की गई है, स्पष्ट रूप से कहा गया है कि क्या कहा गया स्पष्ट रूप से कि जांच के दौरान जो बयान दर्ज किए गए हैं
उन बयानों का इस्तेमाल आरोपी के खिलाफ इकबालिया बयान के तौर पर नहीं किया जा सकता है और इसका इस्तेमाल किसी भी उद्देश्य के लिए मुकदमे में नहीं किया जा सकता है। साथियों, चरण सिंह बनाम महाराष्ट्र राज्य 2021 सब क्लॉज 5 SCC 469 का निर्णय है, जिसमें कि स्पष्ट रूप से माननीय न्यायालय ने कहा है। क्या कहा है? स्पष्ट रूप से जो हमने आपको अभी बताया वह कहा है। तो साथियों, फिर से जजमेंट नोट कर लीजिए। चरण सिंह बनाम महाराष्ट्र राज्य 2021 सब क्लॉज 5 के प्रावधान लागू होंगे। इसमें क्या लागू होंगे कि जो आरोपी का बयान है उसके खिलाफ इकबालिया बयान उसके खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। क्या नहीं किया जाएगा? उसका जो बयान है उसके खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। साथियों, 7वां पॉइंट कहता है इन्वेस्टिगेशन मस्ट बी फेयर एंड शुड नॉट कंटेन द अल्टीरियर मोटिव। जांच निष्पक्ष होनी चाहिए। जो इन्वेस्टिगेशन है वो कैसा होना चाहिए? निष्पक्ष होना चाहिए और इसमें कोई गलत मंशा नहीं होनी चाहिए। जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है, इन्वेस्टिगेशन करने वाले ऑफिसर के द्वारा इन्वेस्टिगेशन निष्पक्ष करना चाहिए और इन्वेस्टिगेशन गलत मंशा से नहीं किया जाना चाहिए। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत किए गए आपराधिक अपराध की जांच हमेशा निष्पक्ष और निष्पक्ष होनी चाहिए। इसमें कोई भी आपत्तिजनक विशेषता या दोष नहीं होना चाहिए जिससे आरोपी को यह शिकायत हो कि जांच का काम गलत तरीके से और किसी गलत मंशा से किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? गलत तरीके से और किसी गलत मंशा से किया जा रहा है। इस संबंध में जो निर्णय है स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस भजनलाल का, इसमें माननीय न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा है। क्या कहा है? माननीय न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा है। साथियों, पॉइंट नंबर 8 में हम आपको बताएंगे फेयर इन्वेस्टिगेशन मींस इन्वेस्टिगेशन फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ कंप्लेनेंट एज वेल एज एक्यूज्ड। निष्पक्ष जांच का मतलब है कि शिकायतकर्ता और आरोपी दोनों के दृष्टिकोण से जांच। जो फेयर इन्वेस्टिगेशन है उसका मतलब क्या है? फेयर इन्वेस्टिगेशन का मतलब है निष्पक्ष जांच। और कैसी निष्पक्ष जांच? शिकायतकर्ता और आरोपी दोनों के दृष्टिकोण से जांच। जांच सच्चाई का पता लगाने की एक प्रोसेस है। जो भी इन्वेस्टिगेशन है वो सच्चाई का पता लगाने की एक प्रक्रिया है। इसलिए जांच की प्रक्रिया निष्पक्ष और निष्पक्ष होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? निष्पक्ष होनी चाहिए। निष्पक्ष और निष्पक्ष जांच करना जांचकर्ता का कर्तव्य है। जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उसका कर्तव्य है कि निष्पक्ष कार्रवाई करे वो, और कम से कम एक अदालत अभियोजन पक्ष से भी एक अदालत यही उम्मीद करेगी कि जांच निष्पक्ष होगी। हालांकि निष्पक्ष जांच का मतलब है, क्या मतलब है? यह न केवल अभियोजन पक्ष के दृष्टिकोण से बल्कि बचाव पक्ष के दृष्टिकोण से भी की जाएगी। यह न अभियोजन पक्ष के दृष्टिकोण से बल्कि बचाव पक्ष के दृष्टिकोण से भी की जाएगी, खासकर इस तथ्य के मद्देनजर कि मुकदमे के दौरान सबूतों का भार आरोपी पर आ सकता है। फिर भी फेयर जांच की जाएगी। इस संबंध में जो जजमेंट है, जजमेंट साथियों नोट कर लीजिए। जजमेंट का नाम है स्टेट इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस वर्सेस सूर्या संकरम 2006 सब क्लॉज 7 SCC 172 2006 सब क्लॉज 3 SCC ब्रैकेट CRI 225 इक्वल टू 2206 CRI LJ 4598 इसमें स्पष्ट किया गया है। साथियों, अब हम आपको बताएंगे अनफेयर इन्वेस्टिगेशन रिजल्ट इन मिसकैरेज ऑफ जस्टिस।
अनुचित जांच के परिणाम स्वरूप न्याय की विफलता। यह अच्छी तरह से स्थापित है कि केवल अवैध जांच के आधार पर कार्रवाई को तब तक रद्द नहीं किया जा सकता जब तक कि न्याय की विफलता साबित ना हो जाए। सूर्य संक्रमण के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस आशय का निर्णय दिया कि अनुचित जांच के परिणाम स्वरूप न्याय की विफलता होती है। परिणाम स्वरूप ऐसी अवैध जांच पर अभियोजन टिकाऊ नहीं है। साथियों, स्पष्ट रूप से कह दिया है माननीय न्यायालय ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, कि अनुचित जांच के परिणाम स्वरूप न्याय की विफलता होती है। अगर अनुचित जांच की जाएगी तो उससे क्या होगा? न्याय विफल होगा। परिणाम स्वरूप ऐसी अवैध जांच पर अभियोजन टिकाऊ नहीं है। साथियों, ये हमने आपको क्या बताया? अनफेयर इन्वेस्टिगेशन, और उसका रिजल्ट हमने आपको बता दिया। अब हम आपको बताएंगे प्रोसिक्यूशन इन्फ्लुएंस्ड बाय मालाफाइड्स कोर्ट वुड इंटरफेयर इन इन्वेस्टिगेशन। दुर्भावना से प्रभावित अभियोजन पक्ष न्यायालय जांच में हस्तक्षेप करेगा। दुर्भावना से प्रभावित अभियोजन पक्ष न्यायालय जांच में हस्तक्षेप करेगा जहां व्यक्तिगत दुर्भावनाएं आरोपित की गई हैं, जहां पर व्यक्तिगत दुर्भावनाएं आरोपित की गई हैं और किसी व्यक्ति का नाम दुर्भावना की किसी भी धारणा को मन में रखने के लिए लिया गया है, ऐसी जांच निष्पक्ष नहीं हो सकती है और किसी व्यक्ति को ऐसे दूषित और अनुचित जांच पर अभियोजन का सामना करने के लिए मजबूर करना संविधान के अनुच्छेद 21 का सीधा सीधा उल्लंघन होगा। साथियों, माननीय न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि जहां व्यक्तिगत दुर्भावनाएं आरोपित की गई हैं और या किसी व्यक्ति का नाम दुर्भावना की किसी भी धारणा को मन में रखने के लिए लिया गया है, बहुत से बार देखा जाता है कि झूठा नाम लिखवा दिया जाता है, झूठा नाम ले लिया जाता है, या जो कार्रवाई है वो दुर्भावना से परे, दुर्भावना से रहित होकर की जाती है या रंजिश बदले की भावना से की जाती है। तो ऐसी स्थिति में माननीय न्यायालय ने स्पष्ट कहा है कि दुर्भावना की किसी भी धारणा को मन में रखने के लिए लिया गया है, ऐसी जांच निष्पक्ष नहीं हो सकती है और किसी व्यक्ति को ऐसी दूषित और अनुचित जांच पर अभियोजन का सामना करने के लिए उसको मजबूर करना सीधे सीधे संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन होगा। इसलिए जो दुर्भावनाएं हैं, दुर्भावनाएं नहीं होनी चाहिए जांच में। अगर दुर्भावना की गई है तो इसका मतलब क्या माना जाएगा? उल्लंघन है। इसलिए दुर्भावनाओं से जो उचित मामलों में न्यायालय जांच में हस्तक्षेप करें और उचित निर्देशों के माध्यम से संवैधानिक रूप से इस प्रकार की जो अनुचित जांच है या इस प्रकार की जो स्थिति निर्मित हो रही है उसको खत्म करें। तो साथियों, अभी हमने आपको बताया कि किस प्रकार से अनुचित जांच होती है, दुर्भावना से की जाती है, उसका क्या प्रभाव पड़ता है। साथियों, अब हम आपको बताएंगे इसी में, जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें क्योंकि वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इन्वेस्टिगेशन मैटर विच आर बियॉन्ड डिस्चार्ज पिटीशन। साथियों, इसका मतलब क्या हुआ कि जांच ऐसे मामले, इन्वेस्टिगेशन जांच, अन्वेषण, अनुसंधान, ऐसे मामले जो डिस्चार्ज याचिका से परे हैं। साथियों, ऐसे मामले जो डिस्चार्ज याचिका से परे हैं, किसी तीसरे पक्ष द्वारा यह दलील की संपत्तियां उसके नाम पर हैं, किसी तीसरे पक्षकार के द्वारा यह दलील की गई कि संपत्तियां उसके नाम पर हैं, स्वयं अर्जित संपत्तियां हैं, इसलिए जांच के अधीन नहीं हो सकती हैं। इसके अलावा अभियुक्त द्वारा यह दलील कि तीसरे पक्ष के नाम पर मौजूद संपत्तियां उसकी नहीं है, डिस्चार्ज याचिका में विचार नहीं किया जा सकता, क्योंकि जांच के दौरान यह पता लगाया जाएगा कि क्या पता लगाया जाएगा कि संपत्तियां गलत तरीके से अर्जित की गई हैं या नहीं, और अभियुक्त के पास बचाव के लिए पर्याप्त अवसर होंगे।
साथियों इसमें स्पष्ट किया गया है कि जब बात आती है कि जब पब्लिक सर्वेंट ये कहे कि उसकी संपत्ति नहीं, या तीसरा व्यक्ति कहे कि वो तीसरे व्यक्ति की संपत्ति, ना कि उस पब्लिक सर्वेंट की, तो इस स्थिति के आधार पर डिस्चार्ज पर विचार नहीं किया जा सकता। क्या नहीं किया जा सकता? डिस्चार्ज पर विचार नहीं किया जा सकता है। इसके लिए जरूरी क्या है? इसके लिए बताया माननीय न्यायालय कि आपको पर्याप्त अवसर मिलेंगे, क्योंकि जांच के दौरान यह पता लगाया जाएगा कि संपत्तियां गलत तरीके से अर्जित की गई हैं या नहीं, और अभियुक्त के पास बचाव के लिए पर्याप्त अवसर होंगे। इस संबंध में जो जजमेंट है वो जजमेंट है डीएसपी चेन्नई वर्सेस के इनबासागरन AIR 2006 SC 552, जिसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है। साथियों पॉइंट नंबर 12 कहता है कि प्रोटेक्शन फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट टू पब्लिक ऑफिशियल्स फिगर्स फ्रॉम रजिस्टरिंग कंप्लेंट ऑन फ्राइवोलियस कंप्लेंट्स। साथियों इसका मतलब क्या है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा सरकारी अधिकारी व्यक्तियों को तुच्छ शिकायत पर शिकायत दर्ज करने से संरक्षण। नियम के अनुसार जब शिकायत में संज्ञेय अपराध होने का खुलासा होता है तो पुलिस थाने का प्रभारी अधिकारी मामला दर्ज करने के लिए बाध्य होता है। हालांकि सामान्य नियम यह है कि यदि शिकायत में संज्ञेय अपराध होने का खुलासा होता है तो पुलिस अधिकारी मामला दर्ज करने के लिए क्या है? बाध्य होते हैं। इस नियम के साथ यह भी पढ़ा जाएगा कि उचित मामले में पुलिस को मामला दर्ज करने से पहले प्रारंभिक जांच करने का विवेकाधिकार होगा, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। किस जजमेंट में कहा यह भी हम आपको अभी बताएंगे। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उचित मामलों में सरकारी कर्मचारियों व्यक्तियों को भ्रष्टाचार, बेईमानी, अपने आधिकारिक कार्यों में सत्ता का दुरुपयोग आदि या आय के ज्ञात सोर्सों से अधिक संपत्ति के मामले में तुच्छ शिकायतों पर मामला दर्ज होने से कुछ प्रकार की सुरक्षा प्रदान करना पसंद किया है, और इस तरह की सुरक्षा के उपाय के रूप में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह माना जाता है कि जब भी किसी सरकारी कर्मचारी के खिलाफ कोई शिकायत की जाती है तो जांच है साथियों, जब भी इस प्रकार की कार्रवाई की जाती है सरकारी कर्मचारी के खिलाफ, तो साथियों इसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है कि ऐसे अधिकारी के खिलाफ FIR दर्ज करने से पहले प्रारंभिक जांच की जाएगी, यानी प्रारंभिक जांच होनी चाहिए। इस संबंध में जो जजमेंट है, जजमेंट का नाम है स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस भगवंत किशोर AIR 1964 SC 221। तो साथियों ये जजमेंट हुआ। तो साथियों इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अगर तुच्छ शिकायतें हैं तो तुच्छ शिकायतें जो भी मिली हैं डायरेक्ट FIR न दर्ज करते हुए पहले उनकी जांच की जाए, जांच के बाद फिर कार्रवाई की जानी चाहिए। साथियों पॉइंट नंबर 13 कहता है कि इन्वेस्टिगेशन मस्ट बी कंडक्टेड इन टर्म्स ऑफ सेक्शन ऑफ 17 ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17 के अनुसार जांच की जानी चाहिए। क्या करना चाहिए? धारा 17 के अनुसार जांच की जानी चाहिए। क्या कह रही है धारा 17? धारा 17 कहती है कि अधिनियम के तहत अपराधों के संबंध में कार्यवाही धारा 17 के अनुसार जो प्रोविजंस हैं उसके अनुसार की जाएगी। धारा 17 के अनुसार जांच ना किए जाने पर, अब साथियों पहली कंडीशन क्या थी? धारा 17 में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि जांच के लिए आदेशित कौन करेगा? पुलिस अधीक्षक। तो जो धारा 17 बता रही है, अभी हम धारा 17 ही पढ़ रहे हैं, तो धारा 17 जो बता रही है उसी हिसाब से जांच की जानी चाहिए। अब मान लीजिए इन्वेस्टिगेशन नोट कंडक्टेड इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 17 of the Prevention of Corruption Act, court must be inquiry into the prejudice of accused।
भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17 के अनुसार जांच न किए जाने पर न्यायालय को अभियुक्त के पक्षपात की जांच करनी चाहिए। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा 17 के प्रावधान अनिवार्य प्रकृति के हैं, इसलिए जहां यह आरोप लगाया जाता है कि जांच निष्पक्ष नहीं है, जहां पर यह आरोप लगाया जाता है कि जांच निष्पक्ष नहीं है, साथियों जो धारा 17 के जो प्रावधान है वो अनिवार्य हैं, यानी इनकी पालना किया जाना कंपलसरी ही है। इसलिए जहां यह आरोप लगाया जाता है कि जांच निष्पक्ष नहीं है और अधिनियम की धारा 17 के प्रावधानों के अनुसार नहीं है, न्यायालय के लिए अभियुक्त के पक्षपात की जांच करना अनिवार्य है। वहां पर न्यायालय क्या करेगा? जांच करेगा। जहां जांच करने पर यदि न्यायालय पाता है कि जांच से अभियुक्त के प्रति पक्षपात हुआ है, जहां जांच करने पर यदि न्यायालय पाता है कि जांच से अभियुक्त के प्रति पक्षपात हुआ है, जिसके परिणाम स्वरूप न्याय की विफलता हुई है, तो ऐसी अवैध जांच पर अभियोजन संधारणीय नहीं है। इस संबंध में जो निर्णय दिया गया है, निर्णय है स्टेट ऑफ एपी बनाम पीबी नारायणा AIR 1971 SC 811 1971 सब क्लॉज 1 SCC 483, ये स्पष्ट रूप से कहा गया है। साथियों पॉइंट नंबर 15 कहता है कि इन्वेस्टिगेशन नोट इन टर्म्स ऑफ एक्ट एंड बाय एन इनकम्पिटेंट पर्सन इलीगल एंड नॉट सस्टेनेबल इन लॉ। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है साथियों, इसमें स्पष्ट कह दिया गया है, इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि अगर अधिनियम में स्पष्ट रूप से कहा है कि अधिनियम के अनुसार ना की गई तथा अक्षम व्यक्ति द्वारा की गई जांच अवैध है, जो उस जांच जो इन्वेस्टिगेशन को करने के लिए वैध नहीं है, जो उस इन्वेस्टिगेशन को करने के लिए सक्षम नहीं है, या अधिनियम के अनुसार इन्वेस्टिगेशन नहीं किया गया है, तो वह क्या माना जाएगा? अवैध है तथा कानून में टिकने योग्य नहीं है ऐसा इन्वेस्टिगेशन। अधिनियम की धारा 17 के अनुसार, अधिनियम की धारा 17 के अनुसार, धारा 17 कहती है कि निष्पक्ष जांच जरूरी है। जहां पर निष्पक्ष जांच नहीं की गई है और जांच करने वाला सक्षम नहीं है, उसके द्वारा की गई है, तो ऐसी स्थिति में जांच अवैध होगी। अधिनियम की धारा 17 के अनुसार की गई तथा अक्षम व्यक्ति द्वारा की गई जांच के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध अभियोजन अवैध है तथा ऐसी अवैध जांच के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध अभियोजन की अनुमति नहीं दी जा सकती है। अगर जो व्यक्ति है, जो अभियुक्त है, अभियुक्त के खिलाफ जिसने भी इन्वेस्टिगेशन किया है और इन्वेस्टिगेशन करने वाला सक्षम नहीं है, अक्षम है, ऐसी स्थिति में जांच अवैध होगी। साथ ही साथ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा 17 की पालना नहीं की गई है, तब भी अवैध माना जाएगा। क्या माना जाएगा? अवैध माना जाएगा। साथियों पॉइंट नंबर 16 कहता है कि रिजल्ट ऑफ ट्रायल कैन बी सेट असाइड ओनली इफ इलीगैलिटी इन इन्वेस्टिगेशन रिजल्टेड इन मिसकैरेज ऑफ जस्टिस। साथियों परीक्षण का परिणाम केवल तभी रद्द किया जा सकता है जब जांच में अवैधता है, जब जांच में अवैधता के परिणाम स्वरूप न्याय की विफलता हुई हो। CRPC की धारा 190। जांच में कोई त्रुटि, इन्वेस्टिगेशन में कोई त्रुटि या अवैधता, चाहे वह कितनी भी गंभीर क्यों ना हो, उसका न्यायालय की क्षमता या उससे संबंधित प्रक्रिया पर सीधा असर नहीं पड़ता है। क्या नहीं पड़ता है? सीधा असर नहीं पड़ता है। किस चीज में? न्यायालय की प्रक्रिया में। साथियों इस संबंध में जजमेंट भी है, जजमेंट क्या है वो भी हम आपको बताएंगे। संज्ञान या परीक्षण के लिए देखिए साथियों, इसमें स्पष्ट कहा गया है कि क्या कहा गया है कि न्यायालय की क्षमता उससे संबंधित प्रक्रिया पर सीधा असर नहीं पड़ता है। न्यायालय क्या करती है? संज्ञान लेती है, परीक्षण करती है। इसलिए परीक्षण के परिणाम को तब तक रद्द नहीं किया जा सकता जब तक कि जांच में अवैधता के परिणाम स्वरूप न्याय में गड़बड़ी ना हुई हो। साथियों इस संबंध में जजमेंट है प्रभु बनाम इंपीरियर AIR 1944 PC 73
एक दो जजमेंट और भी है, वो भी हम आपको बताएंगे। साथियों, ये हो गया पॉइंट नंबर 16। पॉइंट नंबर 17 क्या कहता है? पुलिस कैन रजिस्टर द केस सो मोटो विथआउट कंप्लेंट बट इन्वेस्टिगेशन वुड बी बाय ऑथराइज्ड ऑफिसर इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 17 ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। पुलिस बिना किसी शिकायत के स्वप्रेरणा से मामला दर्ज कर सकती है। साथियों, पुलिस बिना किसी शिकायत के स्वप्रेरणा से मामला दर्ज कर सकती है, लेकिन जांच अधिकृत अधिकारी द्वारा की जाएगी। जो अधिकृत अधिकारी है उसके द्वारा जांच की जाएगी। किसके द्वारा की जाएगी? अधिकृत अधिकारी द्वारा की जाएगी। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17 के अनुसार यह अच्छी तरह से स्थापित है कि किसी संज्ञेय अपराध के लिए पुलिस द्वारा कुछ सोर्सों से प्राप्त जानकारी के आधार पर स्वप्रेरणा से उठाया गया कदम दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के दायरे से बाहर नहीं है। इसलिए एक पुलिस निरीक्षक जैसे किसी व्यक्तियों द्वारा भ्रष्ट आचरण में लिप्त होकर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कुछ संज्ञेय अपराध किए जाने की सूचना मिली है, मामला दर्ज करने और एफआईआर जारी करने के लिए उसको सक्षम माना गया है। क्या माना गया है? उसको सक्षम माना गया है। लेकिन क्या पुलिस निरीक्षक को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अपराध की जांच करने का अधिकार था? जबकि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17 के अनुसार जांच केवल पुलिस उपाधीक्षक द्वारा की जा सकती है, जो मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना भी जांच करने में सक्षम है। साथियों, इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि क्या पुलिस निरीक्षक को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अपराध की जांच करने का अधिकार था, जबकि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17 के अनुसार जांच केवल पुलिस उपाधीक्षक द्वारा की जा सकती है, जो मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना भी जांच करने में सक्षम है। यह प्रश्न बी जयपॉल के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के समक्ष उठाया गया था। हालांकि माननीय न्यायालय ने इस मुद्दे पर इस आधार पर निर्णय देने से इंकार कर दिया कि उक्त तर्क सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष पहली बार उठाया गया था। जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में इस मुद्दे पर निर्णय देने से इंकार कर दिया गया। क्यों कर दिया गया? उसका रीजन यही था कि पहली बार उठाया गया था, जबकि उच्च न्यायालय के समक्ष उक्त आधार ही नहीं उठाया गया था और यह अभियुक्त का मामला नहीं था कि पुलिस निरीक्षक सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17 के प्रावधान के तहत अधिकृत नहीं था। इसलिए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत जांच की योजना के मद्देनजर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के साथ साथ पुलिस निरीक्षक जिसने इस बारे में जानकारी प्राप्त की है, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कुछ व्यक्तियों द्वारा भ्रष्टाचार के आचरण में लिप्त होकर कुछ संज्ञेय अपराध किए जाने पर मामला दर्ज करने और एफआईआर जारी करने के लिए पुलिस सक्षम है। लेकिन मामले की जांच भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17 के अनुसार पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी द्वारा की जाएगी। पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी द्वारा की जाएगी। साथियों, स्पष्ट कर दिया गया है कि किसके द्वारा जांच की जाएगी? पुलिस अधीक्षक अधिकारी द्वारा जांच की जाएगी। इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस एसीबी वर्सेस बी जयपॉल AIR 2004, इसमें स्पष्ट रूप से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। साथियों, पॉइंट नंबर 18 में हम आते हैं। इन्वेस्टिगेशन अंडर द ओल्ड एक्ट ऑफ 1947 आर नॉट अफेक्टेड अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988। साथियों, 1947 के पुराने अधिनियम के तहत इन्वेस्टिगेशन यानी जांच भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत प्रभावित नहीं होती है। नए अधिनियम 1988 के लागू होने से पहले हुए अपराध की जांच करने के लिए जांच एजेंसी को प्राप्त जांच का अधिकार और जो 1947 के पुराने अधिनियम द्वारा कवर किया गया था, सामान्य खंड अधिनियम की धारा 6 के खंड C के कारण अप्रभावित रहा, जो कहता है कि यदि कोई केंद्रीय अधिनियम किसी अधिनियम को निरस्त करता है तो निरसन किसी भी अधिनियम के तहत अर्जित प्रद्युत या व्यय के लिए अधिकार, विशेषाधिकार, दायित्व या देयता को प्रभावित नहीं करेगा। इस संदर्भ में
उक्त अधिनियम की धारा 6 में कहा गया है कि निरसन किसी भी ऐसे अधिकार, विशेषाधिकार, दायित्व, दंड, जब्ती या दंड के संबंध में किसी भी जांच, कानूनी कार्यवाही या उपाय को प्रभावित नहीं करेगा और ऐसी कोई भी जांच, कानूनी कार्यवाही या उपाय शुरू किया, ऐसी कोई भी जांच, कानूनी कार्यवाही या उपाय शुरू किया जा सकता है, जारी रखा जा सकता है, लागू किया जा सकता है और ऐसा दंड, जब्ती या दंड लगाया जा सकता है जैसे कि निरसन अधिनियम पारित नहीं हुआ है। कानून के उक्त प्रावधान के मद्देनजर 1947 के पुराने अधिनियम के तहत अपराध की जांच करने, कार्रवाई शुरू करने और अभियुक्त पर मुकदमा चलाने का जांच एजेंसी का अधिकार सुरक्षित है और उक्त पुराने अधिनियम के निरसन होने से प्रभावित नहीं होगा। क्या नहीं होगा? उक्त पुराने अधिनियम के निरस्त होने से प्रभावित नहीं होगा। जो पुराना अधिनियम है उसके निरस्त होने से प्रभावित नहीं होगा। तो ये पॉइंट नंबर 19 था। पॉइंट नंबर 18 था। साथियों, पॉइंट नंबर 19 कहता है कि इन्वेस्टिगेशन प्रीजुडिशियल टू द अक्यूज्ड जजमेंट इज लायबल टू बी सेट असाइड। जांच अभियुक्त के लिए हानिकारक है, निर्णय अपास्त किया जा सकता है। भ्रष्टाचार के आरोपों के लिए अभियोजन में जांच निष्पक्ष होना अनिवार्य है। क्या होना चाहिए? जांच अभियोजन में निष्पक्ष होना अनिवार्य है, जहां जांच में प्रत्येक अनियमितता या अवैधता है वह उचित नहीं है। क्या है? वह उचित नहीं है। और इसमें स्पष्ट कहा गया है कि इससे क्या होगा? परिणाम को रद्द करने की ओर ले जाता है। जो अनियमितता, अवैधता की गई है वो किस तरफ ले जाता है? रद्द करने की ओर ले जाता है। लेकिन जहां यह दिखाया गया है कि जांच में अनियमितता या अवैधता के परिणाम स्वरूप अभियुक्त को नुकसान पहुंचा है, ऐसी परिस्थितियों में ऐसी जांच द्वारा शासित निर्णय को रद्द किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? रद्द किया जा सकता है। स्पष्ट रूप से कहा गया है। साथियों, इस संबंध में निर्णय भी है। निर्णय हम आपको लास्ट में बताएंगे वीडियो के। तो जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। साथियों, पॉइंट नंबर 20 कहता है इन्वेस्टिगेशन बाय अनऑथराइज्ड ऑफिशियल प्रोसिक्यूशन नॉट सस्टेनेबल। अनधिकृत अधिकारी द्वारा इन्वेस्टिगेशन की स्थिति में अभियोजन टिक नहीं सकता। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 17 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत अपराधों के संबंध में जांच करने के लिए अधिकृत व्यक्तियों से संबंधित है और वैधानिक रूप से यह आदेश देती है कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत जांच उक्त धारा द्वारा परिकल्पित तरीके से और व्यक्ति द्वारा की जाएगी और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह माना गया है कि उक्त प्रावधानों के अनुरूप नहीं की गई किसी भी जांच पर लिया गया संज्ञान आदेश रद्द किया जा सकता है। सूर संक्रम के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि पुलिस अधीक्षक द्वारा किसी अधिकारी के पक्ष में प्राधिकरण देना ताकि वह अधिनियम की धारा 17 के अनुसार जांच कर सके एक वैधानिक है। ऐसी मंजूरी देने की शक्ति पुलिस अधीक्षक के पद से नीचे के अधिकारियों को नहीं दी गई है। प्रावधान में नकारात्मक अव्यक्ति का उपयोग किया गया है, इसमें करेगा अव्यक्ति का भी उपयोग किया गया है, स्पष्ट रूप से अनिवार्य चरित्र का है। इसके अलावा यह भी माना गया है कि जब कोई वैधानिक अधिकारी कोई आदेश पारित करता है, वह भी किसी व्यक्ति को किसी अपराध की जांच जैसे सार्वजनिक कार्य करने के लिए अधिकृत करता है तो लिखित में आदेश पारित करना आवश्यक है। क्या है? लिखित में आदेश पारित करना आवश्यक है। एक वैधानिक अधिकारी को कानून में बताए गए तरीके से काम करना चाहिए। अधिनियम के तहत मौखिक निर्देश जारी करने की परिकल्पना नहीं की गई है। क्या नहीं की गई है? मौखिक आदेश जारी करने की परिकल्पना नहीं की गई है। राजेश यादव के मामले में शिकायतकर्ता आरोपी सत्यापन रिपोर्ट अधीक्षक को संबोधित की गई थी, जो कि धारा 39 सीबीआई, लेकिन अभियोजन स्वीकृति सहित आरोप पत्र में कहीं भी
यह उल्लेख नहीं है कि पुलिस अधीक्षक ने पुलिस निरीक्षक को जांच करने के लिए अधिकृत किया था। पटना उच्च न्यायालय ने माना है कि कानून के प्रावधानों का उचित अनुपालन दिखाने के लिए लिखित में ऐसे प्राधिकरण अत्यंत आवश्यक हैं। साथियों, ये बहुत बड़ी बात हो गई। इस पॉइंट में जो स्पष्ट रूप से कहा गया है, इसका जो जजमेंट है वो भी हम आपको लास्ट में बताएंगे वीडियो के, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण जजमेंट होने वाला है। क्योंकि अधिकांशतः केसों में ये आता है कि जो आवेदन है वो संबोधित करके लिख दिया जाता है, लेकिन उसका जो मार्क पुलिस अधीक्षक के द्वारा नहीं किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो कानून बनाया गया उसका पालन किया जाना चाहिए। तो साथियों, ये क्या हो गया, ये पॉइंट नंबर 20 हो गया। अब हम पॉइंट नंबर 21 पढ़ेंगे। पॉइंट नंबर 21 कहता है कि फेल्यूर टू प्रोड्यूस द ऑथराइजेशन कन्विक्शन इज लायबल टू बी सेट असाइड। प्राधिकरण प्रस्तुत न करने पर दोष सिद्धि रद्द की जा सकती है। पीसी अधिनियम प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के प्रावधानों का उद्देश्य लोक सेवक को कष्टकारी अभियोजन से बचाना है। धारा 17 में इस संबंध में प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा जांच का प्रावधान है। उक्त प्रावधान में एक गैर बाधा खंड शामिल है। यह जांच को केवल उसमें निर्दिष्ट रैंक के पुलिस अधिकारी द्वारा अनिवार्य प्रकृति का बनाता है। उक्त धारा से जुड़ा दूसरा प्रावधान यह प्रावधान करता है कि धारा 13 की उपधारा 1 के खंड ई में निर्दिष्ट अपराध की जांच पुलिस अधीक्षक के पद से नीचे के पुलिस अधिकारी के आदेश के बिना नहीं की जाएगी। अधिनियम की धारा 17 के अनुसार जांच करने में सक्षम बनाने के लिए पुलिस अधीक्षक द्वारा किसी अधिकारी के पक्ष में प्राधिकरण एक वैधानिक प्राधिकरण है। ऐसी मंजूरी देने की शक्ति पुलिस अधीक्षक के पद से नीचे के अधिकारियों को प्रदान की गई है। प्रावधान में नकारात्मक अभिव्यक्ति का उपयोग किया गया है। इसमें करेगा अभिव्यक्ति का भी उपयोग किया गया है। जाहिर है कि यह अनिवार्य प्रकृति का है। जब किसी व्यक्ति के जांच करने के अधिकार पर इस आधार पर प्रश्न उठाया जाता है कि उसने दूसरे परिपन्थक के अनुसार जांच के लिए निर्धारित वैधानिक अपेक्षाओं का पूरा नहीं किया है, तो निसंदेह उसे साबित करने का भार अभियोजन पक्ष पर है। ऐसे प्राधिकरण को प्रस्तुत करने और साबित करने में विफलता के परिणाम स्वरूप जांच अवैध हो जाएगी, जिसके परिणाम स्वरूप अभियुक्त को दोष मुक्त किए जाने का अधिकार प्राप्त हो जाएगा। इस संबंध में भी जजमेंट है, वो हम आपको वीडियो के लास्ट में बताएंगे। साथियों, हमारे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, हम वीडियो के लास्ट में सारे जजमेंट आपको बताएंगे। साथियों, पॉइंट नंबर 23 कहता है कि रिटन ऑथराइजेशन टू इन्वेस्टिगेट इज नॉट प्रोड्यूस्ड, ड्यूटी ऑफ द कोर्ट टू ड्रॉ एडवर्स प्रिजम्पशन। जांच के लिए लिखित प्राधिकरण प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो प्रतिकूल अनुमान लगाना न्यायालय का कर्तव्य है। साथियों, यह कानून अच्छी तरह से स्थापित है कि जब कोई दस्तावेज किसी सार्वजनिक अधिकारी के कब्जे में होता है जो इसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए वैधानिक दायित्व के तहत होता है, यानी उस अधिकारी की जिम्मेदारी रहती है कि उन डॉक्यूमेंटों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करे, तो वह इसे प्रस्तुत करने में अगर विफल रहता है या उपेक्षा करता है तो फिर प्रतिकूल अनुमान लगाया जा सकता है। कानून के इस सिद्धांत के मद्देनजर धारा 13(1)(e) के तहत अपराध के लिए अभियोजन में यदि अभियोजन सक्षम प्राधिकारी द्वारा जांच को अधिकृत करने वाला लिखित आदेश प्रस्तुत करने में विफल रहता है तो ऐसी परिस्थिति में प्रतिकूल अनुमान लगाना न्यायालय का कर्तव्य बन जाता है। क्या बन जाता है? न्यायालय का कर्तव्य बन जाता है।